उधर रूस ने भी पलटवार किया। क्रेमलिन पर हुए अटैक का करारा जवाब मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री ने इतना तक कह दिया कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। Внимание, расчет, подготовься. क्या क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद परमाणु हमले की टिक टिक शुरू हो गई है? क्या रूस ने रेडिएशन वाले विनाश चक्र को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है? क्या क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस की न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए रेडी हो गई है? यह सवाल सिर्फ हवाई सवाल नहीं है। रूस की तरफ से परमाणु हमले के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद पुतिन के एक बहुत बड़े करीबी ने बहुत ही बड़ा इशारा किया है। सिग्नल ये कि यूक्रेन पर अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से हमले का टाइम आ गया है। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। दिमित्री रोगोजिन का कहना है कि पुतिन के पास अब यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। Но в целом надо сказать, что в соответствии с нашей доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель, для того момента, когда явное будет несоответствие в силах и средствах обычных вооружений в пользу противника. Поэтому наилучшим методом для того, чтобы разрушить его наступление, применить ТЯО с понятными, конечно, последствиями. Но другого варианта, мне кажется, на сегодняшний момент и нет. सेना की वर्दी पहने और हाथ में असॉल्ट AK-47 लिए दिमित्री रोगोजिन कोई आम शख्स नहीं है। ये रूस के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, रूस के अंतरिक्ष एजेंसी के प्रभारी रह चुके हैं, पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। पिछले साल तक दिमित्री रोगोजिन रूस के सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण टीम के इंचार्ज रह चुके हैं। ऐसे शख्स को यह कहना कि रूस को अब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करना ही होगा, बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। Поэтому, еще раз хочу сказать, мы ждем наступления, мы к нему готовы, мы понимаем, что будет очень тяжело, поскольку с их стороны будет навалена большая мощь, но никто позиции с нашей стороны бросать не собирается. क्या होगा जब रूस की न्यूक्लियर फोर्स यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला बोल देगी? टैक्टिकल न्यूक्लियर बम से लैस रूस की परमाणु मिसाइल ठीक ऐसे ही धुआं उड़ाती, आसमान में आग लगाती, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलेगी। परमाणु बम से लैस मिसाइल जहां गिरेगी वहां सर्वनाश का शोर गूंज उठेगा। जहां विस्फोट होगा वहां तबाही का वैसा ही मंजर होगा जैसे बरसों पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था। अब सवाल उठता है कि रूस अगर यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से हमला करेगा तो कहां से करेगा? रूस ने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन से लगी रूस के सीमा के करीब टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का बेस बना रखा है। दावा किया जाता है कि क्राइमिया में भी रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने टैक्टिकल न्यूक्लियर बम लगा रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन पर छोटा परमाणु हमला करने के लिए रूस इन तीनों रास्तों में से किसी भी एक रास्ते को अपना सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। रूस ने पहले ही बेलारूस के 10 एयरक्राफ्टों को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए सक्षम बना दिया है। सवाल है, क्या यूक्रेन की धरती का जर्रा ऐसे चलने वाला है? क्रेमलिन पर अटैक के बाद यूक्रेन का कोना कोना छोटे परमाणु बमों के विस्फोट से कांपने वाला है।
टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जहां गिरेगा वहां विध्वंस बड़े परमाणु बम की तरह ही करेगा। ठीक वैसे ही आग बरसेगी, ठीक वैसे ही रेडिएशन फैलेगा, लेकिन बड़े परमाणु बम के मुकाबले टैक्टिकल न्यूक्लियर बम का रेंज कम होगा। रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। सबसे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर बम की भी क्षमता 1 किलोटन या उससे भी कम है, जो 1000 टन विस्फोटक TNT के बराबर तबाही लाएगा। दावा किया जा रहा है कि रूस इसलिए भी टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को फोड़ने का फैसला ले सकता है क्योंकि उनका यह कदम एक तरफ यूक्रेन की हिम्मत को तोड़ देगा तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक भी सीधा और कड़ा संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि रूस ने क्रेमलिन पर अटैक के पीछे सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяет в Вашингтоне и потом доводит эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств. Это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो बला है जिसे जंग के मैदान में एक खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब ये कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बड़े इलाके को खतरा नहीं पहुंचाते, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार साइज में छोटे होते हैं और उनकी रेंज भी कम होती है। उनकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। कहा जाता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चलाने में भी आसान होते हैं। और यहां तक कि अमेरिका और रूस के बीच हथियारों के कंट्रोल पर जो संधि है, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार उसमें कवर भी नहीं होते। इसी वजह से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियारों के गोदाम की पक्की लोकेशन है। रूस के यही वो ठिकाने हैं जहां उसने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। इन किसी भी ठिकाने से परमाणु बम निकलेगा और मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच जाएगा। टैक्टिकल परमाणु हथियारों से युद्ध के लिए रूस की तैयारी कितनी पूरी है, इससे उसके नए मूवमेंट से समझ सकते हैं। काला सागर में रूस की नौसेना ने नोरोसिस्क बेस से अपने सबसे बड़ा जंगी जहाज प्योत्र मर्गोनोव काला सागर में भेज दिया है। खतरनाक युद्धपोत ही नहीं बल्कि 3 पनडुब्बियां भी काला सागर में दाखिल हो चुकी हैं। ये कोई ऐसी वैसी पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइल से लैस पनडुब्बियां हैं। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा कि रूस की नौसेना ने उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। सोवियत काल के दौरान रूस के बेड़े में युद्धपोत नियमित रूप से परमाणु हथियारों के साथ समंदर में लंगर डालते थे। अब 30 साल बाद पहली बार रूस फिर उसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है।
ऐसे में अगर पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु हथियारों से हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन तो तबाह होगा ही, परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। रूस के परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। सवाल है कि क्या उस तीसरे विश्व युद्ध की वजह क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें बनने वाली हैं? विश्व में जंगें तो बहुत हुई, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी जैसी तस्वीर फिर नहीं दिखी। किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु अटैक की। दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम है, लेकिन 1945 के बाद अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वजह सबको पता है कि अगर एक भी बम गिरा तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश।